नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सांवली लड़की की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। कैसे समाज के लोगों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे बेइज्जत किया, लेकिन जब वो एक अधिकारी बन करके सबके सामने उभरी तो लोगों के होश उड़ गए। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज के पार्क में बेंच पर सिर झुकाए एक लड़की बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ था। वह सिसक रही थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। लड़की ने जवाब दिया, हाँ माँ, आ रही हूँ घर। उसने बेंच से अपना बैग उठाया और एक नज़र उस कॉलेज की इमारत पर डाल करके बाहर निकल आई। एक आलीशान मकान जिसमें रहते थे राजेश जी, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे, और उनकी पत्नी रुचिका जो कि गृहिणी थी, साथ ही पढ़ी लिखी और एक सुशील महिला थी। उनको घर के काम खुद करना पसंद है, इसलिए उन्होंने कभी नौकर रखने के विषय में नहीं सोचा। और उनके साथ रहती थी उनकी बेटी, जिसका नाम था सांवरी। दरवाजे की घंटी बजते ही रुचिका जी हड़बड़ी में दरवाजा खोलने के लिए पहुंच गई थी। अरे सांवरी, आ गई? आज बड़ी देर हो गई, कोई काम आ गया था क्या? नहीं माँ, बस कॉलेज से निकलने में थोड़ा लेट हो गया था। नजरें चुराते हुए सांवरी ने जवाब दिया। क्या हुआ बेटा, बहुत उदास लग रही हो? फोन पर भी तुम्हारी आवाज रुआसी लग रही थी, कुछ हुआ था क्या? साशंकित नजरों से रुचिका जी ने पूछा। नहीं माँ, आप भी ना हर बात पर शक करती हैं। क्या होगा, मैं ठीक हूँ। आप मेरे लिए खाना निकालिए, कपड़े बदल करके आती हूँ। बात को टालने के लिए सांवरी ने खिसियाते हुए कहा तो रुचिका जी ने चुप रहना उचित समझा। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। एक बार मन में शंका ने जगह बना ली तो जब तक उसका निवारण ना कर ले चैन से बैठने वाली नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं खाना परोसती हूँ। सांवरी के जाने के बाद रुचिका जी का मन बहुत अशांत हो गया था। वो काफी परेशान हो गई थी यह सोच करके कि सांवरी ठीक तो है ना, कुछ तो हुआ है। ये लड़की कुछ छुपा रही है हमसे, लेकिन क्या बात हो सकती है बाद में कभी पूछूंगी, अभी पूछने पर ज्यादा परेशान हो जाएगी। खुद से ही बातें करते हुए रुचिका जी कह रही थी। क्या हुआ रुचिका जी, क्या सोच रही हैं? और ये आप अकेले अकेले ही क्या बातें कर रही हैं? अचानक से आए राजेश जी ने कहा तो रुचिका जी अपनी सोच से बाहर आई और पूछने लगी थी, अरे आप कब आए? बस तभी जब आप खुद से बातें करने में व्यस्त थी। मुस्कुराते हुए राजेश जी ने कहा तो रुचिका जी थोड़ा झेंप जाती हैं और कहने लगती हैं, कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। आपका चेहरा ही बता रहा है कि कुछ बात है और फिर भी आप झूठ बोल रही हैं। इतना कह करके राजेश जी हल्के से मुस्कुरा देते हैं। नहीं, वो सांवरी के बारे में सोच रही थी। सांवरी के बारे में? क्या हुआ सांवरी को? चिंतित स्वर में राजेश जी ने पूछा तो रुचिका जी बताने लगी थी। आज बहुत उदास लग रही थी और जब कॉलेज में थी तो मैंने कॉल किया था तो उसकी आवाज से लग रहा था जैसे रो रही हो। अरे आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है पढ़ाई की चिंता हो। अभी अभी उसने कॉलेज जाना शुरू किया है, नए लोग मिले हैं, नए दोस्त बने हैं और साथ ही नए प्रोजेक्ट भी, इसलिए थोड़ी सी परेशान होगी। आप तो जानती हैं वो कितनी अंतर्मुखी है। राजेश जी ने समझाया तो रुचिका जी भी थोड़ी आश्वस्त होते हुए कहने लगी, ऐसा ही हो तो अच्छा है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। चेहरे के भाव तो कुछ देर के लिए बदल लिए, लेकिन मन में जो उथल पुथल मची थी वो कैसे शांत करे? ऐसा ही होगा, तनाव मत कीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दीजिए। राजेश जी ने जब मुस्कुरा करके कहा तो उन्होंने भी एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया।
सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं तो राजेश जी का ध्यान सांवरी की तरफ ही रहता है। उसे इतना शांत देख करके वो खुद ही उससे बात करने का प्रयास करने लगे थे। सांवरी बेटा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है पापा, अपनी नजरें खाने में टिकाए ही सांवरी ने जवाब दिया। सांवरी की तरफ से जब कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई तो रुचिका जी के मन में चल रही बात को उन्होंने सामने रख दिया। देखो सांवरी, हम सिर्फ तुम्हारे माँ पापा ही नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त भी हैं, इसलिए तुम अपनी हर बात हमसे शेयर कर सकती हो। हम तुम्हारे बातों को तुम्हारे नजरिए से ही समझेंगे। नहीं माँ, कुछ भी बात नहीं है, आप फालतू में ही परेशान हो रही हैं, खिसियाते हुए सांवरी ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। आप भी ना रुचिका जी, बार बार क्यों उसे परेशान कर रही हैं? मेरा खाना हो गया है, अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा बोल करके भगवान करे सब कुछ ठीक हो, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हुए रुचिका जी ने कहा। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। चेहरे पर छाई हुई उदासी से सांवरी ने जब कहा तो रुचिका जी का हृदय कचोट करके रह गया। सारे दर्द अपनी बेटी से पूछना चाहती थी, लेकिन न जाने उन्हें कौन सा बंधन रोक रहा था। ठीक है, अपना ध्यान रखना। बस खुद को दिलासा देते स्वयं को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगी। रुको सांवरी बेटा, हाल में आते हुए राजेश जी ने पीछे से आवाज लगाई। सांवरी ने पीछे मुड़ करके देखा और बोला, हाँ पापा। पास आ करके राजेश जी ने बड़े प्यार से सांवरी से कहा, देखो बेटा, मैं तुमसे कभी सवाल नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, अच्छी लगे तो अपने जीवन में इसका जरूर पालन करना। कहिए पापा, आपकी बात आज तक मैंने कभी टाली है क्या? कभी नहीं, इसलिए तो आज तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर मानोगी। देखो बेटा, हमारे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखना चाहिए। जब हम मुस्कुराते रहते हैं तो हमें खुशी जल्दी मिलती है। मुस्कुराहट कठिन रास्तों को भी आसान बना देती है। मैं जानता हूँ कि जिंदगी में सारे पल खुशी के ही नहीं होते हैं, लेकिन जो उस पल में भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसके सामने कोई भी बुरी परिस्थिति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। और अगर कोई मुस्कुराने ही ना दे तो तब क्या करें पापा? अगर आपकी मुस्कुराहट छीन लेने की ताकत किसी दूसरे व्यक्ति में है तो आपको हराने की ताकत भी उसी व्यक्ति में होगा। सांवरी अपने पापा की बात को बखूबी समझ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी यह सीख अपने जीवन में उतार सकूं और अपने जिंदगी की भाग दौड़ सिर्फ अपने हाथ में रखूं, किसी और के नहीं। सांवरी के अंदर आत्मविश्वास को देख करके राजेश जी मन ही मन बहुत खुश हुए और उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए कहने लगे, गुड गर्ल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, अब तुम जाओ कॉलेज। ओके पापा, कहते हुए सांवरी घर से निकल जाती है। कॉलेज जब पास आने लगता है तो उसका मन फिर घबराने लगता है। उसे कॉलेज जाने की इच्छा नहीं होती है। कॉलेज गेट तक पहुंच करके सोचने लगती है, कब तक डर करके भागती रहूंगी? लोगों का सामना करना तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। जब पढ़ाई करने की ठान ली है तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करना सीखना ही पड़ेगा। बहुत ध्यान से कॉलेज की इमारत देखती है, फिर सुबह में कहीं हुई उसके पापा की बात उसके कानों में गूंजने लगती है, अगर तुम्हारी मुस्कुराहट छीनने की ताकत किसी और में है तो तुम्हें हराने की ताकत भी उसी के अंदर है। यह बात उसे अंदर से झकझोर दे रहे थे। फिर उसने पूरी हिम्मत से गेट के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही जब लोग उसके तरफ देखते हैं तो वो अपना सिर झुकाए चली जाती है। देखो आ गई काली माता, हंसते हुए सांवरी के क्लासमेट शेखर ने कहा। क्या गजब की सुंदरता है इनकी, इन्हें तो मैंने नाम भी दे दिया है, ब्लैक ब्यूटी। जोर से हंसते हुए सांवरी के क्लासमेट विनीत ने कहा। वाह, क्या नाम दिया है, गजब। विनीत को ताली देते हुए शेखर ने कहा। कुछ देर तो इनकी बातों से वो ठहर जाती है,
फिर खुद को हिम्मत देते हुए क्लास की तरफ बढ़ जाती है। क्लास में जाते ही बहुत सारे लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं और हंसते हैं। क्लास की ऐसी हरकतें देखते हुए क्लास में बैठी आकृति को अच्छा नहीं लगा। वो सांवरी को ध्यान से देखती है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। उसकी इच्छा उससे बात करने की हुई। आओ सांवरी, तुम इन सब पर ध्यान मत दो, तुम मेरे साथ बैठो। आकृति ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा तो सांवरी थोड़ी सहमी हुई सी उसके पास जा करके बैठ जाती है। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने कहा, थैंक यू सो मच आकृति। थैंक यू क्यों, आज से हम दोस्त हैं ना? हाँ क्यों नहीं, इतने सारे लोगों को छोड़ करके तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारी दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगी। सांवरी के मुस्कुराते चेहरे को देख करके आकृति भी मुस्कुरा देती है। क्लास में लेक्चर स्टार्ट हो गया था। प्रोफेसर के हर क्वेश्चन का जवाब सांवरी बहुत अच्छे से देती जा रही थी। सांवरी के जवाब से प्रोफेसर काफी प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने सांवरी को खड़ा किया। क्या नाम है आपका? जी सांवरी। बहुत अच्छे से आंसर देते हो आप, गुड गर्ल। थैंक यू सर। प्रोफेसर के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन करके सांवरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। ऐसा क्या है इस काली माता के अंदर जो प्रोफेसर को अच्छी लग रही है? मुंह बनाते हुए शिवानी ने जब कहा तो आकृति तुरंत पीछे मुड़ करके उसे जवाब देने लगती है। सब कुछ बाहरी सुंदरता ही नहीं होता है शिवानी, अगर इंसान के अंदर प्रतिभा हो तो वही सबसे बड़ी सुंदरता है। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। इतना ही बोल करके शिवानी हंसने लगती है। तुझे तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। शिवानी की तरफ आकृति बढ़ती है गुस्से में, तभी उसे रोकते हुए सांवरी ने कहा, रुक जाओ आकृति, जाने दो, फालतू में किसी के मुंह नहीं लगते हैं। चलो लेक्चर खत्म हो गया है, अब घर चलते हैं। हाँ, क्लास पूरी होने के बाद दोनों कैंपस में आ जाती हैं और आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सांवरी अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। आकृति के जाने के बाद सांवरी भी निकलने लगती है। गेट के बाहर निकलने से पहले ही उसके क्लास के कुछ लड़के और लड़कियां खड़ी रहती हैं। उन्हें देख करके सांवरी तो अनदेखा करती है, लेकिन वे लोग खुद ही उसके सामने आ जाते हैं। और तभी शेखर बोलता है, आज तो बड़ी तारीफ मिली है तुम्हें प्रोफेसर से, एटीट्यूड काफी आ गया है अंदर। तभी सांवरी की झुकी नजरों से निहारते हुए शिवानी ने कहा, क्या करोगे शेखर, शकल सूरत तो देखने लायक है नहीं, तो पढ़ाई के जरिए ही तारीफ कमा रही है। फिर सब हंस पड़ते हैं। ओहो, तुम भी ना क्या बात करती हो शिवानी, इसकी सुंदरता को बोल रही हो, ब्लैक ब्यूटी है मैडम, तेज से हंसते हुए विनीत ने कहा। ओ, तो तुमने इनका नाम ब्लैक ब्यूटी रखा है, गजब, क्या नाम है। शिवानी ने अपने हाथों के इशारों से वाहवाही दिखाते हुए हंसने लगी। यह सब सुन करके सांवरी की आंखें भर आई थी, फिर भी उसने अपने आप को संभाला और वहां से जाने लगी। तभी शेखर ने अपने पैर से सांवरी को फंसा दिया और सांवरी गिर जाती है। वे तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम भी ना शेखर, क्यों उसे गिरा दिए? बेचारी की तो सुंदरता खुद ही माशा अल्लाह है, ऊपर से तुमने उसे मिट्टी में गिरा करके उसकी सुंदरता में और 4 चांद लगा दिए। इतना ही बोल करके शिवानी शेखर को ताली दे करके हंसने लगती है। सांवरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप को संभालती है और उठ करके वहां से चली जाती है। आज सांवरी लगभग टूट चुकी थी, खुद को संभालना अब उसे खुद ही मुश्किल लग रहा था। पूरे दिन से अपने कमरे में बंद थी सांवरी, कॉलेज भी नहीं गई, तो यह सब देख करके रुचिका जी का तनाव और बढ़ गया था। जब उनसे नहीं रहा गया तो उसके कमरे में चली गई। जब रुचिका जी कमरे का दरवाजा खोली तो उन्होंने देखा कि सांवरी कमरे के एक कोने में अपने पैरों को हाथों से बांध करके अपने चेहरे को छुपाए हुए बैठी है। यह दृश्य देख करके रुचिका जी तो बिल्कुल घबरा सी जाती हैं और उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि वो सिसकियां ले रही है। वे तुरंत उसके पास बैठ जाती हैं और उसके चेहरे को ऊपर करती हैं तो देखती हैं कि उसका पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ है। घबराई हुई रुचिका जी ने पूछा तो बिना कुछ कहे ही उनके सीने से लगा करके सांवरी रो पड़ती है। क्या हुआ बेटा, तुमने अपना यह हाल क्यों बना रखा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा, कुछ तो बोलो।
कुछ बताओगी नहीं तो हम कैसे तुम्हारी समस्या को समझेंगे। एक लगातार रुचिका जी बोले जा रही थी और सांवरी सिर्फ रो रही थी। रुआसी आवाज में ही सांवरी ने कहने की कोशिश की, माँ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती हूँ? किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? गोरे होने को ही सुंदर नहीं कहा जाता है। सूरत के साथ साथ सीरत अच्छा हो तो ही सूरत की तारीफ होती है। इसका मतलब समझी? सूरत से ज्यादा सीरत की जरूरत होती है। आप बहुत सुंदर हो बेटा। आपका व्यवहार कितना अच्छा है उस पर निर्भर करता है कि आप कितने सुंदर हो। तब क्यों बचपन से ही मुझे सभी लोग अजीब नजरों से देखते हैं? मैं कितना भी अच्छा सब कुछ कर दूं लेकिन लोग हमेशा मेरे रंग को सामने ला करके मेरे सारे अच्छे काम को बेकार कर देते हैं। वे उन लोगों की गलत सोच है बेटा, हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। अच्छा तुम मुझे ही देखो, मेरा भी तो रंग गहरा है। समाज ने मुझे भी तो बहुत कुछ कहा लेकिन तुम्हारे पापा ने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा। और जब तुम पैदा हुई तो भी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कभी तुम्हारे रंग की बात नहीं कही। आज ये सब तुम क्यों कह रही हो? आज कॉलेज में सभी लोगों ने बहुत बुरा भला कहा माँ मुझे। क्लास के कुछ लड़के और लड़कियां मेरा नाम ब्लैक ब्यूटी रख दिए हैं और घर आते वक्त तो उल्टा सीधा कह करके हंस रहे थे। और जब मैं जाने लगी तो एक ने पैर से फंसा करके मुझे जमीन पर गिरा दिया। यह सब देख करके भी मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? तुमने कुछ नहीं कहा। अब रुचिका जी के स्वर में गुस्सा था उन लोगों के लिए। क्या कहती माँ? मैं अकेली थी, उन सभी लोगों का एक ग्रुप था। वे सभी सुंदर और काफी स्मार्ट थे लेकिन मैं तो सुंदर नहीं हूँ ना। यह सब बोलते हुए सांवरी की आवाज में उदासी आ जाती है। किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? हमारी बेटी इतनी टैलेंटेड है, पढ़ाई से लेकर के खेल कूद घर के काम सब कुछ आता है। और सबसे बड़ी बात हमारी बच्ची दिल की बहुत अच्छी है, हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। ये क्या किसी सुंदरता से कम है? सांवरी ने आवाज की दिशा में देखा तो दरवाजे से अंदर आ रहे राजेश जी अंदर से आ रहे थे। राजेश जी ने फिर कहा, वे लोग सुंदर इसलिए हैं क्योंकि वे खुद को सुंदर मानते हैं और तुम सुंदर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम स्वयं को बदसूरत मानती हो। जानती हो सांवरी, हमारी सोच का हमारे ऊपर जितना प्रभाव पड़ता है उतना हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जब हम खुद को ही अच्छा नहीं समझेंगे तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सांवरी उठ करके उनके पास जा करके रोने लगती है और कहती है, बहुत कोशिश करती हूँ पापा की कमजोर ना पड़ूं, लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ। अब तो मेरा मन भी बाहर जाने को नहीं कर रहा है। आज सुबह ही मैंने तुम्हें समझाया था ना कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। इतने जल्दी तुम मेरे सीख को कैसे भूल गई? इससे मुझे बहुत निराशा हुई है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपके दिए हुए सीख पर अमल नहीं कर पाई। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अब से इस सीख को अपनी जिंदगी में उतार लो और खुद आगे को मजबूत बनाओ। हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहो। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। छिप कर नहीं बल्कि डट करके सामना करना सीखो। योद्धा रणभूमि को कभी छोड़ करके नहीं भागते हैं, जो भागते हैं उन्हें कायर कहते हैं। हाँ पापा, अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कभी खुद को कमजोर ना पड़ने दूं। लोगों का सामना करना सीखूं, ना कि लोगों से भागना। शाबाश बेटा, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। सांवरी के अंदर जागते हुए इस आत्मविश्वास से राजेश जी के चेहरे पर थोड़ा सुकून का भाव आ जाता है। लेकिन रुचिका जी को अभी भी उसकी चिंता लगी थी कि कहीं फिर बाहर जाए तो फिर ना टूट जाए। और हाँ सांवरी, कभी अपने को अकेला मत समझना, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। सिर पर हाथ फेरते हुए राजेश जी ने कहा तो रुचिका जी भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर देती हैं। मुस्कुरा करके सांवरी उन लोगों के गले लग जाती है और कहने लगती है, आप दोनों ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आप दोनों के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सांवरी की बात पर रुचिका जी भी कहने लगती हैं, हमारे लिए भी तू ही सब कुछ है और कोई नहीं। रुचिका जी की बात पर तीनों मुस्कुरा उठते हैं। खुद से ही बातें करते हुए रुचिका जी चिंतित दिख रही थी और बोले जा रही हैं, उसे खुद लड़ना होगा।
हम कब तक उसके साथ रहेंगे? हर जगह तो हम साथ भी नहीं रह सकते हैं ना। आप चिंता मत कीजिए रुचिका जी, धीरे धीरे सांवरी लोगों का सामना करना सीख जाएगी। वो बहुत ही शांत और सीधी है, उसका दिल बिल्कुल साफ है, इसलिए वो बुरे लोगों को पहचान नहीं पाती और ना ही जवाब दे पाती है। पहले स्कूल में थी, अब कॉलेज में आई है तो उसके अंदर हिम्मत भी बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी, और सबसे बड़ी बात खुद के लिए लड़ना अब वो सीखेगी। राजेश जी ने जब कहा तो रुचिका जी अचानक से अपने सोच से बाहर आई और पूछने लगी, आप कब आए? तभी जब आप पूरे हाल का चक्कर लगा रही थी, हंसते हुए राजेश जी ने कहा तो रुचिका जी औपचारिक तरीके से बस मुस्कुरा देती हैं। उनकी चिंता देख करके राजेश जी उनके कंधे को पकड़ करके उन्हें समझाने लगते हैं, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं, सांवरी धीरे धीरे खुद को अपने आप संभाल लेगी। ये दुनिया किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, वो दूसरों का आत्मविश्वास गिरा करके अपना सपना पूरा करना चाहती है। जब तक सांवरी यह बात नहीं समझेगी तब तक सिर्फ लोगों के बात को महत्व देगी। आप देख लीजिएगा उसमें अब जरूर बदलाव आएगा। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, माँ हूं ना तो बच्चों की चिंता तो रहेगी ही। हाँ तो अब पति को भी थोड़ी चिंता कर लीजिए, नहीं तो पति को भूखे पेट ऑफिस जाना होगा। आप भी ना हर बात पर सिर्फ मजाक करते हैं। जिंदगी में और रखा ही क्या है रुचिका जी, जितना खुद को खुश रखोगी उतना खुशी ही मिलता है। यही तो हमेशा से आप लोगों को समझाता हूँ, हमेशा खुश रहो। खुशियाँ ढूंढने से कभी नहीं मिलती हैं, बल्कि खुश रहने से मिलती हैं। हाँ बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अब आप चलिए, नहीं तो बोलेंगे कि मेरी वजह से आपको देर हो गया। रुचिका जी की बात पर राजेश जी ठहाके लगा करके हंस पड़े। राजेश जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा था, वो सामान्य सी बात पर भी हंसने का बहाना ढूंढ लेते थे। शायद यही उनके चेहरे की चमक का कारण था। जब सांवरी कॉलेज जाने लगती है तो रुचिका जी एक के बाद एक बातें उसे समझाने लगती हैं। रुचिका जी को शांत कराते हुए सांवरी कहती है, आप क्यों चिंता कर रही हैं माँ, मैं खुद को संभाल लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सांवरी के अंदर अचानक आया यह आत्मविश्वास रुचिका जी को आश्चर्यचकित कर दे रहा था और उनके अंदर निराशा की जगह उत्साह ने ले लिया था। ठीक है जाओ बेटा, और हाँ डरना मत, जब भी लगे तुम अकेली हो तो भगवान को याद करना, वो तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। इतना बोल करके रुचिका जी मुस्कुराते हुए प्यार से उसके गाल को सहला देती हैं। हाँ माँ, भगवान का नाम तो मैं लेती ही हूँ, पर जब मुझे डर लगता है तो मैं अपने पापा को याद करती हूँ, क्योंकि मेरे सबसे पहले भगवान मेरे पापा ही हैं। जब भी उन्हें याद करती हूँ तो मेरा सारा डर भाग जाता है। हाँ सांवरी कॉलेज गेट पर पहुँचती तभी उसे आकृति मिल जाती है। हाय सांवरी, हंसते हुए आकृति उसके गले लग गई। हाय आकृति, मुस्कुराते हुए सांवरी भी उसके पीठ पर सहला देती है। आज कितनी खुश लग रही हो, पहली बार तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सांवरी का हाथ पकड़ करके आकृति ने कहा, हाँ पापा को प्रॉमिस किया है ना कि अब से उदास या रोऊंगी नहीं, हिम्मत से सामना करूंगी। सांवरी मुस्कुरा देती है। गुड, हमेशा ऐसे ही रहना। मुस्कुरा करके सांवरी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों बातें करते करते कॉलेज के अंदर चली जाती हैं। क्लास के दरवाजे के पास पहुंचती हैं तभी विनीत दरवाजे पर हाथ रख करके सांवरी का रास्ता रोक लेता है। हाथ हटाओ, यह कहते हुए सांवरी की आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ओह शेखर, ये मैडम तो बोलने भी लगी हैं, इनके भी पंख निकल आए हैं। व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए शेखर ने कहा तो शेखर भी उसके कंधे पर हाथ रख करके सांवरी की तरफ घूरते हुए कहने लगता है, पंख निकल आए हैं तो हमें पंख काटना भी आता है। हाथ हटाओ, मैंने कहा। गुस्से में हाथ से इशारा करते हुए सांवरी ने कहा, नहीं हटाएंगे तो क्या करोगी? थोड़ा आगे की ओर झुक करके विनीत ने कहा तो सांवरी ने गुस्से से तेज से उसके हाथ को हटाया और जोर का एक थप्पड़ लगाया। ये थप्पड़ एक लड़की के साथ बदतमीजी करने के लिए था। दोबारा मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत मत करना। हर बार बर्दाश्त किया या सोच करके कि आज नहीं तो कल शांत हो जाओगे, लेकिन नहीं, बर्दाश्त क्या कर लिए तुम।
लोगों की बदतमीजी और ज्यादा बढ़ गई। यही कह करके सांवरी क्लास में चली जाती है और साथ में आकृति भी। आकृति का चेहरा तो ऐसा खिला था जैसे बरसों पुराना उसका कोई सपना पूरा हो गया हो। मुस्कुराते हुए सांवरी के साथ जा करके सीट पर बैठ जाती है। तेरी तो, कहते हुए विनीत आगे बढ़ा। उसे रोकते हुए शेखर ने कहा, रुक जा, इस टाइम कुछ भी करना सही नहीं होगा। इस टाइम हम कुछ भी करेंगे तो ज्यादा तमाशा हो जाएगा और सभी हमारी ही गलती देंगे और कॉलेज से हमें निकाल भी दिया जा सकता है। इस लड़की के लिए हम अपना नुकसान क्यों करें? तो क्या अपनी इस बेइज्जती को देखते रहें और खुशियां मनाएं? गुस्से में एकदम भड़कते हुए विनीत ने कहा, नहीं, इस बेइज्जती का बदला तो हम अच्छे से लेंगे, लेकिन अभी नहीं। इस टाइम क्लास में चलो, इसका जवाब इसी की भाषा में देंगे। विनीत का हाथ पकड़ करके क्लास में ले जाते हुए शेखर ने कहा। पूरे क्लास की नजर सिर्फ सांवरी पर ही अटकी हुई थी। प्रोफेसर क्लास में आते हैं तो देखते हैं कि पूरे क्लास में सन्नाटा पसरा है, तो पूछ बैठते हैं, अरे सब इतने शांत क्यों हो? इज एवरीथिंग फाइन? कोई कुछ बोलता नहीं है, सभी शांत रहते हैं। से इट, तेज आवाज में प्रोफेसर पूछते हैं। यस सर, एवरीथिंग फाइन, सभी स्टूडेंट ने एक साथ कहा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रोफेसर पढ़ाते हुए एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते गए और आज भी सांवरी उनके हर क्वेश्चन का जवाब देती गई। सांवरी, मैं आपके परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रोफेसर ने कहा और वे चले गए। गजब सांवरी, तू तो कमाल की है, प्रोफेसर की नजर में इतनी जल्दी आ गई, वाह, आकृति ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। यार चल कैंटीन में चलते हैं, कभी गए नहीं हैं हम। और हंसते हुए आकृति का हाथ पकड़ करके कैंटीन की तरफ ले जाने लगी सांवरी। आज इसे बड़ी हंसी आ रही है, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, गुस्से से लाल होते हुए विनीत ने कहा। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, बस समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें इसके साथ, गुस्से में शेखर ने कहा। चलो मैं बताता हूँ। फिर विनीत जाने लगता है। क्या करेगा तू? अरे कुछ तो बोल। बोलते हुए शेखर विनीत के पीछे जाने लगता है। विनीत बाहर आकर के देखता है तो आकृति और सांवरी कैंटीन की तरफ जाती रहती हैं। भैया 4 समोसे और 2 कॉफी ले करके आइए, आकृति ने वेटर को ऑर्डर दिया। यार आकृति, लगता है मेरा नोटबुक क्लास में ही रह गया, मैं लेकर के आती हूँ, तुम यहीं रहो, परेशान होते हुए सांवरी ने कहा। ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सांवरी उठ करके जाने लगती है, तभी उधर से वेटर समोसा कॉफी लेकर के आता रहता है। विनीत ने जब देखा कि सांवरी के पास से वेटर जा रहा है, तभी मौके का फायदा उठा करके उसने वेटर को धक्का दे दिया और गर्म कॉफी सांवरी के ऊपर गिर जाती है। सांवरी के हाथ भी जल जाते हैं। आह, तेज से सांवरी की चीख निकल गई। सांवरी, तू ठीक तो है ना? देख करके नहीं चल सकते क्या? आकृति ने डांटते हुए वेटर से कहा। इनकी कोई गलती नहीं है आकृति, इन्हें कुछ मत कहो। आकृति सांवरी को इशारा समझ जाती है तो गुस्से में विनीत की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने जानबूझ करके ऐसा किया है ना विनीत? ओहो, मैं क्यों भला इसके साथ कुछ करूंगा, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? वैसे भी इसके ऊपर गर्म कॉफी गिर भी गया तो क्या हुआ, इसकी तो स्किन भी इतनी काली है कि जले हुए भी नहीं दिख रहा है। रिया ने हंस करके शेखर को ताली देते हुए कहा। तेरी तो, कहते हुए आकृति आगे बढ़ी। जाने दो आकृति, फालतू लोगों के मुंह लगे कोई फायदा नहीं है, आकृति को रोकते हुए सांवरी ने कहा। बहुत घमंड आ गया है इस लड़की के अंदर, इसके घमंड को तोड़ना तो पड़ेगा ही, विनीत ने मुंह बनाते हुए कहा। तू भी ना सांवरी, कुछ करने ही नहीं देती, क्यों बर्दाश्त करती हो सबका? नाराजगी दिखाते हुए आकृति ने कहा तो उसे शांत कराते हुए सांवरी बोली, तुम बैठो, मैं नोटबुक लेकर के आती हूँ और अपना ड्रेस भी साफ कर लूंगी। अच्छा, तुम्हें दवा की जरूरत नहीं है क्या? गुस्से में आंख दिखाते हुए आकृति ने कहा तो सांवरी ने मुस्कुराते हुए बोली, अरे है ना, जा रही हूँ तो वहीं पर दवा भी लगवा लूंगी,
अब खुश? मेरी माँ सांवरी मुस्कुरा देती है। सांवरी की बात पर आकृति भी मुस्कुरा देती है। सांवरी क्लास में जाती है, अपने नोटबुक देख करके कहती है, चलो अच्छा है मिल गई, नहीं तो फिर से सब कुछ लिखना पड़ता। सांवरी नोटबुक उठा करके बाहर निकलने को आती है, तभी किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। कौन है? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। सांवरी चिल्लाती रहती है पर दरवाजा नहीं खुलता है। ये सांवरी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई, आधे घंटे बीत गए। खुद से ही आकृति बोले जा रही थी। तभी आकृति के पास आकर के शेखर ने कहा, अरे तुम्हारी दोस्त कहाँ है? अकेले ही तुम हो, कहीं फिर तो किसी मुसीबत में नहीं फंस गई? इतना ही कह करके मुस्कुराते हुए वो चला गया। इसके बात से कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं सांवरी सच में किसी मुसीबत में तो नहीं है। चल करके देखती हूँ कहाँ है वो, अपने मन में ही आकृति ने कहा और सांवरी को खोजने के लिए चल दी। तुम्हारे कहे अनुसार मैंने उसे क्लासरूम में बंद कर दिया है, अब देखते हैं कौन बचाता है उसे। शेखर ने विनीत से कहा तो दोनों ताली दे करके हंसने लगते हैं। बहुत सही किया, तड़पने दो उसे अंदर। गुस्से में विनीत ने उसके बात पर कहा। आकृति को जहां जहां लगा कि सांवरी जा सकती है वहां हर जगह उसने देखा। जब थक गई तो खुद से कहने लगती है, पूरा कॉलेज खोजते खोजते थक गई, ना जाने कहां चली गई है, भगवान उसकी रक्षा करें। अचानक से कुछ याद आया तो कहने लगी, अरे मैंने तो अपने क्लास में देखा ही नहीं, क्या पता वहीं पर हो। आकृति क्लास में जाती है तो देखती है क्लास बाहर से बंद है, तो वो मन में ही सोचती है क्लास तो बंद है तो यहाँ तो संभव ही नहीं है। फिर वो जाने लगती है। थोड़ा आगे जा करके वह फिर रुक जाती है और कहने लगती है, एक बार खोल करके देख लेती हूँ, मन को तसल्ली हो जाएगी मेरे। आकृति दरवाजा खोल करके अंदर जाती है तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, उसे कुछ भी दिखता नहीं है। लाइट ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं होती है। फिर वो सांवरी का नाम लेकर के आवाज देने लगती है, तभी उसे सिसकने की आवाज आती है। जिस दिशा में वो आवाज आती है उस दिशा की ओर वो बढ़ने लगती है। तभी उसका ध्यान जाता है तो मुंह छुपाए जमीन पर एक लड़की बैठी रहती है, जिसे देख करके आकृति समझ जाती है कि ये सांवरी ही है। वो तुरंत उसके पास जाती है और सिर उठा करके बोलने लगती है, सांवरी तुम रो क्यों रही हो और तुमने अपनी यह क्या हालत क्यों बना रखी है और इस क्लास में कैसे बंद हो गई? आकृति बोले जा रही थी और सांवरी उसे देखते ही डरी सहमी सी बस आ करके उसे पकड़ करके रोने लगती है। मुझे यहाँ से ले चलो आकृति, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे बाहर ले चलो प्लीज। मैं आ गई हूँ ना, तुम डरो मत, चलो बाहर। आकृति सांवरी को पकड़ करके बाहर ले जाने लगती है और उसे एक टेबल पर बैठा करके पानी पीने को देती है। पानी पीने के बाद सांवरी खुद को थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी और बहुत मायूस थी। उदास मन से ही उसने कहा, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का जो मेरे साथ यह सब कर रहे हैं? मतलब यह काम विनीत शेखर का है? हाँ, उनके सिवा और कौन कर सकता है? तो फिर इसकी कंप्लेन हमें प्रिंसिपल ऑफिस में करनी चाहिए। कंप्लेन करने से सुधर जाएंगे। अभी कॉलेज में कर रहे हैं, कल बाहर करेंगे। हाँ, कुछ तो करना ही होगा क्योंकि दिन प्रतिदिन इनकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। बस सांवरी तू कमजोर मत पड़ना, वरना ये लोग तुझे और डराएंगे। हाँ, कोशिश कर रही हूँ, बस अंधेरा। इतना ही बोल करके सांवरी चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर डर फिर हावी होने लगता है। आकृति उसका चेहरा देख करके आगे कुछ नहीं बोलती और बात को दूसरी तरफ मोड़ देती है। अच्छा, अब चलते हैं घर, समय भी काफी हो गया है। चल आज मैं तुझे तेरे घर छोड़ करके तब अपने घर जाऊंगी। अरे तू परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी, इसमें परेशान की क्या बात है? दोस्त हूँ तेरी, इतना तो कर ही सकती हूँ। अब तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं चलूंगी तो चलूंगी। आकृति के जिद के आगे सांवरी मना नहीं कर पाती है। ठीक है, दोनों जाने लगती हैं। तभी उनके सामने शेखर और विनीत आकर के खड़े हो जाते हैं। अरे अरे, क्या हो गया? ब्लैक ब्यूटी तो बड़ी घबराई हुई लग रही है, विनीत ने शेखर की तरफ देख करके कहा। सांवरी ने थोड़ा आगे बढ़ करके कहा, तुम लोग मुझे जितना चाहे उतना परेशान कर लो, लेकिन मुझे कमजोर नहीं कर पाओगे और हरा तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे। इतना ही बोल करके सांवरी चली जाती है और उसके पीछे पीछे आकृति भी उन दोनों को घूरते हुए चली जाती है।
उन दोनों को जाता देख करके शेखर विनीत से कहता है, जब तक इस लड़की के साथ सबके सामने कुछ नहीं किया जाएगा तब तक इस लड़की का घमंड नहीं टूटेगा। ये बात तो तुमने सही कहा भाई। शेखर की बात पर विनीत ने सहमति जताते हुए कहा, कल बताते हैं इस ब्लैक ब्यूटी मैडम को, मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा। क्या करने वाला है भाई तू, सोचते हुए विनीत ने पूछा। बस देखते जाओ। आकृति सांवरी के घर जाती है तो कुछ देर तक रुचिका जी से बात करने लगती है, फिर सांवरी को नोट्स लाने के लिए भेज देती है। सांवरी के जाने के बाद आकृति रुचिका जी से कुछ पूछने का प्रयास करने लगती है। आंटी जी एक बात आपसे पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो। सांवरी को अंधेरे से डर क्यों लगता है? आकृति के सवाल में झिझक था पर उसने सच्चाई जानना जरूरी समझा था। यह क्यों पूछ रही हो बेटा, कुछ हुआ है क्या? नहीं आंटी जी, बस मुझे लगा था इसलिए आपसे पूछना ही ठीक समझा। बात को संभालते हुए आकृति ने कहा, हाँ जब वो छोटी थी तो वो अपनी बुआ के घर गई थी। उसकी बुआ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे और सांवरी को रंग को लेकर के वो हमेशा ताने देती थी। उनके यहाँ किसी फंक्शन में वो गई थी और वो चाहती नहीं थी कि सांवरी सबके सामने जाए और उन्हें लोग उल्टा सीधा बोले, इसलिए वो उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दी थी। सांवरी उस वक्त सिर्फ 6 वर्ष की थी। 4 से 5 घंटे कमरे में बंद रहने के बाद सांवरी के दिमाग पर असर कर गया था और अंधेरे से उसके अंदर इतना भय पनप गया था कि वो कभी कमरे की लाइट ऑफ करके सोती ही नहीं है। इसलिए उसके कमरे में कम वाट की लाइट लगवाया है ताकि उसे सोने में कोई दिक्कत ना आए। हमने बहुत कोशिश किया इसके अंदर का डर निकालने का, लेकिन ये समाज हमेशा किसी ना किसी बात पर आड़े आ जाता है। बताते बताते रुचिका जी की आंखें भर आती है। समझ गई मैं आंटी जी, आप उदास मत होइए। दुनिया का तो काम ही होता है हमें नीचा दिखाना, लेकिन हमें मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है ताकि कोई हमें गिरा ना सके। हमें सांवरी को भी मजबूत बनाना होगा ताकि वो समाज के इन पिछड़े सोच के लोगों से लड़ना सीख ले। हाँ, जब से तुम उसके साथ हो तब से ही मुझे थोड़ी चिंता कम रहती है, वरना पूरा दिन तो सिर्फ उसके चिंता में ही बीत जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब से तुम उसके जिंदगी में आई हो तब से उसके चेहरे पर खुशी थोड़ी दिखने लगी है, नहीं तो पूरा दिन सिर्फ उदास कमरे में बैठी रहती थी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है आंटी जी, उसकी दोस्त हूँ तो उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बल्कि मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि सांवरी जैसी दोस्त मुझे मिली है। इतनी समझदार और पढ़ने में भी होशियार, सब कुछ उस एक इंसान में मिल जाता है। ऐसी दोस्त मेरे पास है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आकृति की बात पर रुचिका जी सिर्फ मुस्कुरा करके रह जाती हैं। आकृति तू मुझे कहाँ लेकर के आई है? ये बगीचे में क्यों लेकर के आई है? अब तो अंधेरा भी हो रहा है। कितना बोलती है यार, मेरी भी सुन लिया कर। हाँ बोलिए मैडम, तो आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि बगीचे में नहीं लाई हूँ बल्कि सुकून में लाई हूँ। ये कैसा सुकून है? अरे बेवकूफ, देख इस बगीचे में कितना सुकून मिल रहा है। तुम इतना परेशान थी इसलिए मैं तुम्हें ये फूलों के बागवान में लाई हूँ ताकि तुम खुद को इनके बीच में रह करके खुद को महसूस कर पाओ और अपने महत्व को समझ पाओ। और हाँ, आगे कुछ और बोलो। इससे पहले मैं बता दे रही हूँ कि मैंने आंटी जी से पूछ लिया है, उन्होंने जाने की इजाजत दे दी थी। तुम कितना मेरे विषय में सोचती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आकृति मेरे जीवन में आने के लिए। फिर शुरू हो गई तुम्हारी औपचारिकता। ये सॉरी थैंक यू किसी और के लिए बचा करके रखो, मुझे नहीं चाहिए। ओह क्षमा गुरुदेव, आप नाराज ना होइए, नहीं तो मेरा क्या होगा। हाथ जोड़ करके मुस्कुराते हुए सांवरी ने कहा। माफ किया पुत्री, हल्के से मुस्कुराते हुए सांवरी ने कहा। दोनों ही इस बात पर खिलखिला करके हंस पड़ती हैं। तभी आकृति की नजर एक पौधे पर जाती है जिसमें सिर्फ एक फूल था। वो आगे बढ़ते हुए सांवरी से कहती है, आओ एक अनोखा दृश्य दिखाती हूँ तुम्हें। सांवरी पीछे पीछे जाते हुए कहती है, क्या? आकृति फूल के पास बैठ जाती है और उसकी तरफ इशारे करते हुए कहती है, देखो सांवरी, ये फूल अकेला है, इसके चारों तरफ कांटे हैं, फिर भी यह फूल मुस्कुरा रहा है और खुद में ही खुश है। सांवरी भी वहीं बैठ जाती है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम जानती हो ऐसा क्यों है?
क्यों? क्योंकि इसे खुद पर भरोसा है, इसे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। ये जानती है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं कोई। ओह, तुमने तो लग रहा है फूलों पर पीएचडी कर रखा है। आकृति हंसने लगती है, फिर कहती है, नहीं, मैंने इनके साथ बहुत वक्त बिताया है, इसलिए कब मुस्कुराते हैं, कब उदास होते हैं, मुझे सब महसूस होता है। जानती हो, किसी को समझने के लिए उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है। सहसा सांवरी ने पूछा, और खुद को समझने के लिए? आकृति ने सांवरी पर एक गहरी नजर डाली, फिर कहा, खुद के साथ वक्त बिताओ। मैं तो कहती हूँ कि रोजाना खुद के लिए वक्त निकालो और खुद से बातें करो। सभी समस्याओं का हल हमारे पास होता है, बस हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं और लोगों के पास भटकते रहते हैं इस उम्मीद से कि वे हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तुम्हारी हर बात को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करूंगी। खुद के लिए खुद करना सीखूंगी। तुम मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी शिक्षक भी हो। सच में मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में एक सच्चे दोस्त का होना बहुत जरूरी है और मैं अपनी इस दोस्त को हमेशा संभाल करके रखूंगी। बिल्कुल, तुम्हारी ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। और हाँ, सिर्फ तुमने नहीं बल्कि मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। सांवरी मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, मुझसे क्या सीखा तुमने? यही कि इतना सारा काबिलियत होने के बावजूद तुमने कभी गर्व नहीं किया। तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है वो तुम्हें ही नहीं पता है। सांवरी बस हल्के से मुस्कुरा देती है, फिर दोनों अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। आ गई मिस वर्ल्ड, रिया ने सृष्टि से कहा। क्लास में प्रवेश करते ही सांवरी के कानों में यह आवाज जाती है, हा हा हा, सही कहा तुमने मिस वर्ल्ड, तेज से हंसते हुए सृष्टि ने कहा। सांवरी ने खुद को संयत करते हुए क्लास के एक बेंच पर जाकर के बैठ जाती है। प्रोफेसर के क्लास में प्रवेश लेते ही सभी छात्र और छात्राएं खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या कर रही हो रिया? आश्चर्य से सृष्टि ने रिया से पूछा। अब देखना मिस वर्ल्ड कैसे चिल्लाती हैं, हंसते हुए रिया ने कहा। तभी सांवरी की तेज से आवाज आती है। सांवरी ने जब अपने बैग में हाथ डाला तो उसे पिन चुभ जाता है, तो उसके मुख से तेज से आह की आवाज आ जाती है। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? प्रोफेसर ने पूछा। नो सर, एवरीथिंग इज फाइन, सांवरी ने कहा। रिया और सृष्टि दोनों हंसने लगती हैं। रिया ने हंसते हुए कहा, इसकी तो आदत हो गई है हमेशा प्रॉब्लम में फंसने की। तुम लोग ना सच में सारी हदें पार कर दी हो। आकृति ने गुस्से में रिया और सृष्टि की तरफ देख करके कहा, फिर सांवरी की तरफ देखते हुए कहा, और तुम सांवरी प्रोफेसर को क्यों नहीं बताया कि इन लोगों ने पिन को खोल करके तुम्हारे बैग में लगाया था? गुस्से में आकृति ने पूछा। छोड़ो, जाने दो आकृति, अच्छा नहीं लगता है क्लास में ये सब करना। यह सब ये लोग कर सकते हैं, तुम नहीं, जाने दो ना। अच्छा, तुम तो महान ही हो ना, और ये लोग हैवान हैं, और हैवान लोगों से कितनी भी अच्छाई दिखा लो वो कभी नहीं समझेंगे। आकृति का गुस्से में पारा चढ़ गया था। क्लास खत्म होने के बाद सांवरी आकृति को शांत करते हुए बाहर जाने लगती है। उन दोनों को बाहर जाता देख करके विनीत ने कहा, चलो शेखर बाहर, आज बताता हूँ इसे। विनीत देख आकृति भी साथ में है, वो रहेगी तो तू कुछ भी करेगा तो वो फिर बचा लेगी, शेखर ने उसे समझाते हुए कहा। तो विनीत ने उससे सातिर मुस्कान से कहा, नहीं, आज उसके रहते कुछ नहीं होगा, उसे जाने दो, फिर देखना। सांवरी, मैं तुझे घर तक छोड़ दूं क्या? आकृति ने पूछा। नहीं, तू परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुझे छोड़ करके भी अपने घर चली जाऊंगी। 10 मिनट का ही तो फर्क रहता है। नहीं आकृति, हर रोज अगर यह लोग तुम्हें मेरे साथ जाता देखेंगे तो मुझे कमजोर समझेंगे और मुझे परेशान करने का बहाना ढूंढ लेंगे। इसलिए तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं पुस्तकालय से किताबें लेकर के फिर चली जाऊंगी। ठीक है। आकृति के जाने के बाद सांवरी पुस्तकालय जाती है और किताबें लेकर के बाहर निकलने लगती है। तभी कैंपस में पहुंचते ही उसकी मुलाकात विनीत, शेखर और सृष्टि से हो जाती है, जो कुछ दूरी पर एक समूह बना करके खड़े रहते हैं और सांवरी का मजाक उड़ा रहे हों, इस दृष्टि से उसे देख रहे थे। वह उन लोगों को नजरअंदाज करके जाने लगती है। तभी अचानक से एक पेन सांवरी के पास आता है।
जिसे अचानक देख करके वह खुद को संभाल नहीं पाती है। बरसात होने की वजह से पूरा गड्ढा कीचड़ से भरा था, जिसमें वो लड़खड़ा करके गिर जाती है। सांवरी को फिर से चोट काफी आ जाती है। पेन की वजह से उसके आंखों के बगल में लग जाता है, जिससे रक्त बहने लगता है। कीचड़ से लथपथ देख करके वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। यह काम विनीत ने किया था, जो कि सांवरी को देख करके उंगली से इशारा करता है कि अब हिसाब बराबर हुआ है, और उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। सांवरी जब खुद को देखती है तो पूरी मिट्टी में लथपथ रहती है और माथे पर और आंखों के पास खून बहता रहता है। यह देख करके पूरे कैंपस में खड़े लोग सिर्फ हंसते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। सांवरी ने मदद के लिए आवाज भी दिया, फिर भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। यह देख करके सांवरी एकदम से टूट जाती है और उसकी आंखें भी भर आती हैं। 2 साल बाद घर के बागवानी में बैठे राजेश जी और रुचिका जी किसी गहरे सोच में डूबे थे। तभी राजेश जी को कुछ सूझा तो उन्होंने कहा, अब हमें सांवरी की शादी करा देनी चाहिए। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, किसी का साथ मिल जाएगा तो उसके जीवन का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, शादी की उम्र तो हो ही गई है, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं है उससे कुछ कहने की, रुचिका जी ने कहा। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी रुचिका जी, आप हिम्मत नहीं करेंगी तो सांवरी को कौन समझाएगा? आखिर हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। रुचिका जी के कंधे पर हाथ रख करके राजेश जी ने समझाया, नहीं जी, उस दिन जो उसके कॉलेज में उसके साथ हुआ था, उसके बाद तो वो बहुत डरी रहती है, किसी से बात करने में डरती है, बाहर नहीं जाना चाहती, और आप कह रहे हैं कि मैं उससे शादी की बात करूं। उसने मुझे उस दिन की बात बताई तो मैं भी हिम्मत हार गई थी, और आप कह रहे हैं कि मैं उसे हिम्मत दूं? सोचते हुए रुचिका जी ने कहा। फ्लैशबैक, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की थी, मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी ना तुमने। आज तेरे इज्जत का वो हस्र करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। कॉलेज के सबसे ऊपरी तल पर जहां एक खाली कमरा था, वहां कोई आता जाता नहीं था। आकृति ने बुलाया है, ऐसा एक लड़की से कहवा करके विनीत ने धोखे से सांवरी को उस कमरे में बुलाया था। सांवरी कमरे में विनीत को देख करके चौंक जाती है और डरते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इतना पूछते ही विनीत ने दरवाजे को बंद कर दिया। सांवरी बिल्कुल डर जाती है और चिल्ला करके बोलने लगती है, ये क्या कर रहे हो तुम? विनीत उसका जवाब देता उससे पहले वहां उसे शेखर दिख जाता है, जो उसके पास आते हुए कहता है, बस वही जो तुमने हमारे साथ किया था। मतलब इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो, तुमने सबके सामने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया था ना। अब तुम्हें बताऊंगा कि अपमान होने पर कैसा लगता है। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम लोगों की कंप्लेन कॉलेज के प्रिंसिपल से कर दूंगी। करने लायक छोड़ूंगा तब ना करोगी। सांवरी घूरते हुए दरवाजा खोलने लगती है, तभी दरवाजे पर हाथ रखते हुए शेखर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, वैसे तुझे छूने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुझे सबकी नजरों में गिराने का मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। सांवरी ने उसे झटके से कुछ कहा, दूर रहो मुझसे। ना, अभी तो बिल्कुल नहीं। उसके गर्दन पर हाथ रख करके उसके कपड़ों को जब छूने का प्रयास किया तो सांवरी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को बचाने का प्रयास करती रहती है, लेकिन विनीत ने उसके हाथों को कस करके पकड़ रखा था। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और अंदर आती है आकृति, और उसके साथ प्रवेश करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर। सांवरी आकृति को देख करके उसके पास आ करके उसके गले लग करके रोने लगती है। आकृति ने पुलिस को भी बुला लिया था। कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है। प्रिंसिपल और डायरेक्टर शेखर और विनीत को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर देते हैं। अपनी सफाई में वे दोनों सांवरी को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकृति ने चोरी से छोटा सा कैमरा लगा दिया था, जो कि आकृति के फोन से कनेक्ट था। इसकी खबर किसी को नहीं थी। आज यही सबूत आकृति को बेगुनाह साबित कर दिया था और आकृति को उसकी सही जानकारी भी मिल गई थी, जिससे वो उसे बचाने के लिए सही समय पर पहुंच जाती है। कॉलेज डायरेक्टर पुलिस को
उसे ले जाने का आदेश दे करके सभी लोग सांवरी के साथ जाने लगते हैं। जब पुलिस विनीत और शेखर को ले जाती है तो उसे रोकते हुए सांवरी उनके पास जा करके कहती है, मैंने तुम्हें थप्पड़ तुम्हारे गलत व्यवहार के लिए मारा था, ना कि तुम्हारी इज्जत उतारने का मेरा कोई इरादा था। और हाँ, एक थप्पड़ मारने में और लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में फर्क होता है। भले ही तुम लड़के हो, लड़की नहीं, लेकिन एक इंसान हो तुम। जो तुमने मेरे साथ करने का प्रयास किया है वो एक जानवर के साथ भी कोई नहीं करता है। कभी अपने घर की लड़की से पूछना कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है, तो तुम्हें शायद अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा। सांवरी की बात सुन करके दोनों सिर झुका लेते हैं। इतना बोल करके सांवरी भीगी हुई पलकों से वहां से चली जाती है। आकृति जब सांवरी से मिलती है तो उसके मन में सिर्फ एक सवाल ही घूम रहे थे, तुमने कैमरा कहाँ लगाया है जो तुम्हें सब पता चल गया था? आकृति ने उसके गले की तरफ इशारा करते हुए कहा, याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक पेटेंट गिफ्ट किया था, उसमें मैंने कैमरा लगा करके दिया था ताकि मैं तुम्हारी हर तरह से सुरक्षा कर सकूं। मुझे पता था कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। आकृति की बात पर सांवरी उसके गले लग जाती है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। अब वर्तमान में जब जब मुझे उस दिन हुए हादसे को याद आता है तब तब मेरी आंखों से खून के आंसू गिरते हैं, सिसकते हुए रुचिका जी ने कहा। रुचिका जी, आप रोइए मत और चिंता मत कीजिए, हम दोनों लोग मिल करके उसे समझाएंगे तो वो जरूर समझेगी। कभी ना कभी वो तो उसे सब बातें भूल करके आगे बढ़ना होगा, तो क्यों ना आज ही उसकी शुरुआत की जाए। कब तक ऐसी ही जिंदगी बिताएगी? राजेश जी की भी आंखें नम हो गई थी। हाँ, अपने कमरे में बैठे सांवरी किताबों में घुसी हुई थी। अब उसकी जिंदगी किताब तक ही सीमित हो चुकी थी। दिन की शुरुआत भी किताबों से होती और दिन का अंत भी किताब से ही था। किताब ही उसका प्रेम, मित्र, साथी सब कुछ बन गया था। अकेले रहने को तो वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ली है। कमरे में प्रवेश करते हुए रुचिका जी ने देखा कि सांवरी किताबों में लीन है, तो धीरे धीरे कदमों से उसके पास जा करके रुक जाती है। तभी अचानक से सांवरी को ध्यान रुचिका जी पर जाता है तो वो तुरंत एक फीकी मुस्कान से कहती हैं, अरे माँ, आप बैठिए ना। रुचिका जी बैठ जाती हैं और असमंजस की अवस्था में रहती हैं। सांवरी उन्हें देखती है और समझती है कि माँ कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कहने में हिचकिचाहट महसूस कर रही हैं। क्या कहना चाहती हैं माँ? अब आप मुझसे कुछ कहने से भी डरने लगी हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे अब कुछ कहना या मुझसे रिश्ते रखना भी नहीं चाहता? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सांवरी जानती है कि उसकी माँ क्या कहना चाहती हैं, लेकिन वो चाह रही थी कि उसकी माँ उससे खुद कहें, माँ मैं आपकी बेटी हूँ। जैसे आप मुझे सबसे अच्छे से जानती हैं वैसे ही मैं भी आपको अच्छे से समझती हूँ। एक माँ अपनी बेटी से कुछ कहने में संकोच करे तो यह एक बेटी के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मैंने पहले भी सबसे खास रिश्ते खो। सांवरी बोलते हुए रुक जाती है। कौन से रिश्ते? कोई नहीं माँ, वो तो गलती से मुंह से निकल गया। गलती से कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोलता बेटा। अब तुम अपनी माँ से बताने में संकोच कर रही हो तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? नहीं माँ, कुछ बातें दिल में ही दफन हो जाएं तो अच्छा रहता है, और अगर किसी अपने से कह दिया जाए तो और भी अच्छा होता है। माँ, पुरानी बातें दिल को दर्द बहुत देते हैं, इन्हें उभारना मतलब खुद के लिए खुद ही सजा का इंतजाम करना। सांवरी की बात पर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। खामोशी को तोड़ते हुए रुचिका जी ने फिर से कहा, एक बार अपने मन के सारे दर्द को मेरे सामने निकाल दो, फिर मैं तुम्हें किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करूंगी। सांवरी कुछ देर यूं ही अपने माँ को देखती, फिर अपने अलमारी की तरफ बहुत हिम्मत के बाद वो उठती है और अलमारी से एक तस्वीर निकाल करके रुचिका जी के सामने रख देती है। रुचिका जी तस्वीर देखते ही कहती हैं, आकृति, ये तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त आकृति है। इसने तो तुम्हारा बहुत साथ दिया। पर हाँ माँ, बहुत साथ दिया है, पर 6 महीने से उसका कोई अता पता नहीं है। गुस्सा हो करके उसने भी मेरा साथ भी छोड़ दिया। मेरी एक बुरी आदत मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मुझसे छीन लिया है। पर क्यों?
तुम लोगों के बीच तो बहुत अच्छा संबंध था। उस दिन जो मेरे साथ कॉलेज में हुआ था, उसके बाद मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कॉलेज के 1.5 वर्ष तक वो आकृति ने मुझे बहुत संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन जब कॉलेज के अंतिम सेमेस्टर में फेयरवेल में जाने के लिए उसने मुझे बहुत जबरदस्ती किया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी जाने की, तो मैं नहीं गई थी। तब से वो ही मुझसे नाराज हो गई है और गुस्से में कहा कि तुम ऐसे रहोगी तो एक दिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और बिल्कुल अकेले रह जाओगी। शायद उसके और मेरी दोस्ती का वो आखिरी समय था। तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रही हो और एक बार भी मुझसे बताना जरूरी नहीं समझा। और यह बात तो बहुत मामूली है। फिर इस बात तो छोटी थी, लेकिन मुझे समझाते समझाते वो शायद थक गई थी। जब मैं अपने खुशियों का बलिदान करने लगी थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे सिर्फ नाराज है, मुझे छोड़ा नहीं है उसने। एक दिन जरूर वो आएगी। अब उस बात को 6 महीने हो गए हैं माँ, भूल जाइए। हाँ, उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन भूल जाने में ही अच्छाई है। मैं आज भी उसका इंतजार करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। कभी तो उसको मेरी याद आएगी। हाँ, मुझे भी आकृति पर पूरा भरोसा है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो जरूर तुमसे मिलने की कोशिश करेगी। हाँ, वैसे माँ, आप क्या कहना चाह रहे थी? कुछ नहीं बेटा, आप अपनी पढ़ाई करो, मैं चलती हूँ। सांवरी के स्वर में गुस्सा था और तेज भी। तो रुचिका जी को और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस इतना ही बोल पाई। माँ बेटा, मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दें, ताकि तुम्हारा खुद का परिवार बस जाए और तुम्हारे जिंदगी को जो खालीपन है वो भी भर जाए। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो तुम्हारा फैसला होगा वही हमें मंजूर होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है माँ, आप लोग जो चाहते हैं मैं वही करूँगी। बस समस्या यह है कि जिस लड़की को स्कूल कॉलेज के लोग पसंद नहीं करते थे, उस लड़की से शादी कौन करेगा माँ? खोए हुए मन में सांवरी ने कहा। पूरी दुनिया खराब नहीं होती है बेटा, कोई तो अच्छा होगा ही। और फिर एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। जैसी आप लोगों की मर्जी, आपको जो सही लगता है वो करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उदास मन से सांवरी ने कहा। कल ही एक लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। प्लीज बेटा डरना मत, हिम्मत को टूटने मत देना। ठीक है माँ, कोशिश करूंगी। खुश रह मेरी बच्ची, अब मैं चलती हूँ, तुम पढ़ो। सांवरी के सिर पर प्यार से हाथ रख करके रुचिका जी चली जाती हैं। रुचिका जी को बाहर आता देख करके राजेश जी तुरंत उनके पास पहुँच जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ रुचिका जी, बात हुई सांवरी से? हाँ, खुशी की बात है। ऐसा क्या हो गया रुचिका जी, आप बहुत खुश लग रही हैं, मुस्कुराते हुए राजेश जी ने कहा। बात ही ऐसी है, सांवरी से बात हुई है, वो तैयार हो गई है शादी के लिए। खुशी जाहिर करते हुए रुचिका जी ने कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराते हुए राजेश जी ने कहा। रुचिका जी के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट की जगह उदासी ने ले ली और उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन एक डर है मेरे मन में। क्या हुआ रुचिका जी, अचानक से क्यों उदास हो गई? और कैसा डर है आपके मन में? यही कि वे लोग सांवरी को पसंद करेंगे कि नहीं? हाँ, ये तो डर तो मेरे भी मन में है, लेकिन फिर भी एक विश्वास के साथ कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए, राजेश जी ने कहा। हाँ, अगले दिन भाई साहब लड़की को बुला दीजिए, फिर तय किया जाए सब कुछ, लड़के के पिता संजय जी ने कहा। राजेश जी ने रुचिका जी से सांवरी को लाने को कहा। रुचिका जी अंदर जाती हैं और सांवरी को चलने को कहती हैं, तो देखती हैं कि सांवरी के चेहरे पर भय ने जगह ले लिया था। चलो सांवरी बेटा, सांवरी का हाथ पकड़ते हुए रुचिका जी ने कहा, तो सांवरी ने उनका हाथ पकड़ करके इशारे से ना चलने को कहने लगती है। माँ, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, घबराते हुए सांवरी ने कहा। ना मेरी बच्ची, डरो मत, और घबराने की क्या बात है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, सांवरी के गालों पर सहलाते हुए रुचिका जी ने कहा। सांवरी नजरें झुकाए वहीं जा करके खड़ी हो जाती है और रुचिका जी भी उसके साथ ही खड़ी रहती हैं। सांवरी को देखते ही लड़के वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं, मैं अपने बेटे की शादी एक काली लड़की से नहीं करूंगी जी। लड़के की मां ने लड़के के पिता से धीरे से बोला।
नहीं राधिका जी, हम खुद ही नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, लड़के के पिता ने सांत्वना देते हुए कहा। लड़के वालों के बीच में फुसफुसाहट देख करके राजेश जी पूछ बैठते हैं, क्या हुआ, आप लोगों को कोई समस्या है क्या? देखिए राजेश जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं कर सकते हैं, खड़े होते हुए लड़के के पिता ने कहा। लेकिन हुआ क्या है, आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? खड़े होते हुए हाथ जोड़ करके राजेश जी ने कहा। नहीं, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है, हम एक काली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते हैं, अजीब तरह से मुंह बनाते हुए संजय जी ने कहा। चलिए जी, यहाँ से इतना सफाई देने की क्या जरूरत है, लड़के की मां ने बीच में ही टोकते हुए कहा। एक पढ़े लिखे लोगों के मुंह से यह सब शोभा नहीं देता है संजय जी, आज के जमाने में रंग कौन देखता है, राजेश जी ने समझाते हुए कहा। हमें ये सब कुछ नहीं पता है, मुझे ये शादी नहीं करनी है बस, हाथ दिखाते हुए राधिका जी ने कहा। आपकी बेटी काली है इसलिए आप इतना भाषण दे रहे हैं, वरना सोच तो आपकी भी वही होती, किसे पसंद आती है ये काली लड़कियां, संजय जी ने कहा। देखिए भाई साहब, आपको शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोल दीजिए, उंगली दिखाते हुए राजेश जी ने कहा। चलिए जी, यहाँ से अपनी गलती ना देख करके हमें दोष दे रहे हैं, संजय जी को ले जाते हुए राधिका जी ने कहा। लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सांवरी के आंखों से आंसू बहने लगती है, जो सिर्फ बह रहे थे लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं थी, इससे भी ज्यादा उसने पहले सुन रखा था। मत रो बेटा, यह लोग दूसरों में कमियों के सिवा कुछ और देख ही नहीं सकते हैं, ऐसे लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं। अब तो लड़के वालों का हर रोज का आना जाना लग गया था, हर कोई बस एक ही बात करता था, जिससे सांवरी बिल्कुल निराश होते जा रही थी। एक ही बात सुनते सुनते वो खुद को ही बेकार समझना शुरू कर दी थी। फिर भी इस समय वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता के विषय में सोच रही थी। वो अपनी वजह से उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। सांवरी को पता था कि आज भी एक लड़के वाले आने वाले हैं, और उसने यह भी सोच लिया था कि वही होगा जो आज तक होता आया है। सांवरी को सोच में डूबा देख करके राजेश जी कहते हैं, बेटा आज जो लड़के वाले आ रहे हैं उसे तुम्हारी बुआ ने भेजा है, इसलिए कुछ उम्मीद है। बुआ का नाम सुनते ही सांवरी को अपने बचपन का वो हादसा याद आने लगता है जो उसकी बुआ ने उसके साथ किया था। राजेश जी उसका उतरा चेहरा देख करके समझ जाते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। राजेश की बात सुन करके सांवरी अपने सोच से बाहर आती है और कहने लगती है, पापा आप पहले भी बहुत लड़के वालों को मेरी फोटो दिखा चुके हैं ना, क्या हुआ, सब ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो फिर क्यों बार बार कोशिश करना। उदास हो करके सांवरी ने कहा, बस इस बार मुझे मौका दे दो, इसके बाद मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, राजेश जी ने कहा। हाँ, इतना बोल करके सांवरी चली जाती है। सांवरी तैयार होने जा रही थी कि तभी रुचिका जी कमरे में आ जाती हैं और थोड़े चिंतित भाव से कहने लगती हैं, सांवरी बेटा कोई अच्छी रंग का सूट पहनना जो तुम्हारे पर अच्छा लगे, लड़के वाले आने वाले ही होंगे। आप कब से ये सब कहने लगी माँ, पहले तो आपने कभी यह सब बात नहीं कहा था। रुचिका जी की बातों से सांवरी को थोड़ा ठेस पहुंचता है, लेकिन जब सबका उसने सह लिया तो ये तो बस माँ की चिंता है। मुझे माफ कर बेटा, मेरे कहने का गलत मतलब मत समझो, तनाव में बोल दिया है, बौखलाते हुए रुचिका जी ने कहा। कोई बात नहीं माँ, सभी ने कुछ ना कुछ कहा ही है तो कुछ आप भी कह दी तो क्या हुआ, सबकी बात अलग है और मेरी बात अलग है। मैं माँ हूँ, मुझे तनाव में कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ, आप लोग मेरी वजह से इतना परेशान हो रहे हैं तो कुछ कह ही दिया तो क्या हो गया। रुचिका जी कुछ बोलने जा ही रही थी कि राजेश जी की आवाज आ जाती है, रुचिका जी लड़के वाले आ गए हैं, बाहर आइए।
लड़के वाले बैठते हैं, तभी लड़के के पिता तिवारी जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, मैंने सुना है कि आपकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है। राजेश जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। लड़के की माँ कविता जी ने लड़की को बुलाने का आग्रह किया तो राजेश जी ने सांवरी और रुचिका जी को बाहर आने के लिए आवाज लगा दी। सांवरी जब बाहर आ रही थी तभी उसका ध्यान दरवाजे से अंदर आते हुई एक महिला पर पड़ी, जिसे देख करके सांवरी का चेहरा उतर गया और उसका पूरा शरीर भय से कांपने लगता है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि सांवरी की बुआ थी, जिन्हें सभी लोग बिमला देवी कह करके पुकारते थे, जिससे सांवरी बचपन से ही डरती थी। उनके घूरती निगाहों से तो सांवरी चाह करके भी नहीं बोल सकते थे। बिमला जी सांवरी को घूरते हुए अंदर आती हैं, फिर लड़के वालों को नमस्ते करके उन्हीं के पास बैठ जाती हैं। सांवरी को देख करके तो लड़के वाले एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिमला देवी को। बिमला जी ने कुछ इशारों में कहा तो लड़के वाले सीधे शादी की बात करने लगे। यह सुन करके रुचिका जी और राजेश जी का कुछ तनाव कम हो गया था। उनकी उम्मीद जागने लगी थी कि शायद यहाँ बात बन जाए। हम शादी के लिए तैयार हैं, तो शादी के आगे की बात भी कर लें तो शायद अच्छा रहे। तिवारी जी के मुस्कुराहट से राजेश जी समझ जाते हैं कि तिवारी जी किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं, इसलिए बिना देर किए ही राजेश जी ने कहा, आप बताइए जो आपको चाहिए वो सब कुछ देने का प्रयास हम करेंगे। ज्यादा की बात नहीं करूंगा, बस वही 35 एक 4 पहिया और जो आप लड़की को देना चाहें, इतने तो आप समझदार हैं ही। हल्की मुस्कुराहट के साथ तिवारी जी ने कहा तो राजेश जी और रुचिका जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजेश जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देखिए तिवारी जी, यह तो कुछ ज्यादा ही है। अगर आप कुछ कम कर देते हैं तो आप तो लग रहा है किराने की दुकान पर आए हैं जो कम ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। नहीं राजेश जी, एक तो आपकी बेटी काली है, ऊपर से आप इतना दहेज भी देने से कतरा रहे हैं, तो हम ये शादी नहीं कर सकते हैं। उठते हुए तिवारी जी ने कहा तो राजेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, देखिए तिवारी जी, आप दहेज की बात कर रहे हैं जो कि लेना गलत बात है, फिर भी मैं तैयार हूं देने के लिए, इसलिए आप दहेज के लिए कृपया रिश्ता मत तोड़िए। मैं जानता हूं राजेश जी कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं इंसान देख करके ही बात करता हूं। तिवारी जी के चेहरे पर सातिरों वाली मुस्कान तैर जाती है। कविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर जल्दी से जल्द मुहूर्त। कविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवा करके बच्चों का विवाह करवा देते हैं। राजेश जी और रुचिका जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। बिमला देवी विवाह की बात पक्की होते देख करके खुशी से फूले नहीं समा रही थी। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो खुद को ही शाबाशी दे रही हों। लड़के वालों के साथ बिमला जी भी चली जाती हैं। उनका अचानक आना और उन्हीं लोगों के साथ चले जाना, यह सब घर पर किसी को भी पसंद नहीं आया था, पर अपनी बेटी की खुशियों के आगे उन्हें अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उनके सामने बोलने की सबकी हिम्मत भी नहीं थी। तो कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।